हम लोगों ने उच्चतर आर्थिक सिद्धांत के अपने पाठ्यक्रम का जो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन का वो पढ़ लिया है। दूसरा पार्ट हम लोगों को उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत और जिसमें गणनावाचक दृष्टिकोण यह आज पढ़ना है। जब हम उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की बात करते हैं तो हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम इसका मतलब मांग के सिद्धांत की व्याख्या करना चाहते हैं। और मांग के सिद्धांत को अगर हम थोड़ा और सीमित करें और स्पेशलाइज करें तो इसे हम मांग का नियम कह सकते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में हम मुख्य रूप से दो बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो इस बात का कि आखिर किसी वस्तु की मांग क्यों की जाती है, और दूसरा उपभोक्ता अपनी आय को कैसे विवेकपूर्ण तरीके से व्यय करता है। अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करते हैं। संतुलन से अभिप्राय, संतुलन समझते हैं क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या है? संतुलन वह अवस्था होती है जिसमें उपभोक्ता कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट इन विच कंज्यूमर डज नॉट वांट एनी चेंज। सवाल यह है कि कोई भी उपभोक्ता परिवर्तन क्यों नहीं चाहेगा। इसका सीधा सा जवाब है कि इसका मतलब यह है कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं चाहेगा। और अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त कर रहा होगा जब किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उसको दी जाने वाली कीमत दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर पी एक्स। ठीक है, तो हम इस तरह उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करते हैं। इन केस ऑफ वन कमोडिटी, वन कंज्यूमर इज यूजिंग ओनली वन कमोडिटी। लेकिन अगर वह एक से अधिक वस्तु का उपयोग कर रहा है तो विभिन्न वस्तुओं पर व्यय से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं और कीमत का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे पी एक्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे पी वाई, और इस तरह से बराबर जितने भी आइटम्स हैं सबको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह उपभोक्ता के संतुलन की हम व्याख्या करते हैं। हम उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करने के पहले इस बात की व्याख्या करते हैं कि उपभोक्ता संतुलन में कब रहेगा, अर्थात उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कब होगी, अर्थात कब वह अपने संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं चाहेगा। इस बात की व्याख्या करने के लिए हम मुख्य रूप से तीन विधियों का प्रयोग करते हैं। एक को हम गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं, दूसरे को हम क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं, और तीसरे को हम उद्घाटित अधिमान सिद्धांत कहते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी कहते हैं। तो पहला आज हम लोगों को गणनावाचक दृष्टिकोण पढ़ना है। तो हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जैसे हम उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं, के द्वारा उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करेंगे। यहाँ देखिए, हम कुछ सामान्य बातें आपको एक साथ बता देते हैं, फिर हम उसकी व्याख्या बाद में करेंगे। जैसे उपयोगिता, हमने आपसे बताया है कि यूटिलिटी इज डिफाइंड एज ए पावर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। उपयोगिता को हम व्यक्ति विशेष की आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। उपयोगिता की कुछ अपनी खास विशेषताएं हैं, जैसे यह भावात्मक होती है, सब्जेक्टिव होती है। इसका मतलब क्या है कि उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि यह व्यक्तिनिष्ठ और मनोवैज्ञानिक होती है, और एक ही वस्तु हर व्यक्ति को समान उपयोगिता प्रदान नहीं कर सकती है। यह व्यक्ति सापेक्ष होती है।
यह सापेक्षिक होती है, रिलेटिव होती है, इसका मतलब एब्सोल्यूट नहीं होती। जैसे यह वस्तु है, जैसे ये डस्टर है, तो डस्टर की उपयोगिता यहाँ पर तो है जब तो वह ब्लैक बोर्ड के पास रखा हुआ है और टीचर के हाथ में है, लेकिन जैसे ही यह ब्लैक बोर्ड से दूर चला जाता है और किसी ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे लिखना पढ़ना नहीं आता है, उसके लिए इसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब कि उपयोगिता हमेशा सापेक्षिक होती है, समय स्थान देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। कोई भी उपयोगिता वस्तुगत नहीं होती कि आपने कह दिया कि इसमें उपयोगिता है, इट मीन्स इट विल रिमेन, ये हमेशा रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता है। जिससे बहुत ठंडा के समय है तो कमल बड़ा उपयोगी है, लेकिन गर्मी में हाँ, तो बहुत सारी, इसका मतलब किसी भी उपयोगिता में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती कि आपने एक बार कह दिया कि यह उपयोगिता है तो वो हमेशा रहेगी। इसके अलावा फ्री फ्रॉम वैल्यूज, देखिए उपयोगिता का संबंध नैतिकता से नहीं है। उपयोगिता सिर्फ आवश्यकता संतुष्ट करती है। अब आपकी यह आवश्यकता नैतिक भी हो सकती है और अनैतिक भी हो सकती है। जैसे अगर आप शराब पीते हैं तो शराब पीने वाले के लिए शराब उपयोगी है क्योंकि वह उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, लेकिन शराब को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आप चोरी करना चाहते हैं और चोरी में सफल होने के लिए अगर आप बंदूक का इस्तेमाल करते हैं तो बंदूक आपके लिए उपयोगी है, भले उससे किसी का नुकसान हो चाहे फायदा हो, इससे मतलब नहीं है। तो उपयोगिता का संबंध नैतिकता से नहीं है, वैल्यू से नहीं है, एथिक्स से नहीं है, सही और गलत से नहीं है, उचित और अनुचित से नहीं है। इसका सिर्फ एक मतलब है कि यह आवश्यकता को संतुष्ट करती है, बात खत्म। अब वो आवश्यकता अच्छी है बुरी है इससे मतलब नहीं है। अफीम आप खाते हैं तो अफीम खाना अच्छी बात थोड़े है। अफीम न सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, न व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी अफीम में उपयोगिता है। अब जहर खा लेते हैं तो जहर किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कोई अगर मरना ही चाह रहा है तो गुड़ खा थोड़े मरेगा, तब तो जहर ही खाएगा ना। तो इसका मतलब कि जहर में भी उस व्यक्ति की आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता है, एक्चुअली हु वांट्स टू सुसाइड, जो मरना चाहता है। और अगर सुसाइड करने के लिए आपने जहर खा लिया, बाय द वे बच गए, तब क्या होगा, तब और नरक है। तो घर वाले पीट पीट के मार डालेंगे, क्यों खाए, गड़बड़ है ना। हाँ, उपयोगिता और संतुष्टि दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, एक ही नहीं है। उपयोगिता वास्तव में एक क्षमता है और संतुष्टि उसके बाद प्राप्त होती है। कह सकते हो कि उपयोगिता कारण है और संतुष्टि परिणाम है। संतुष्टि बाद में प्राप्त होती है उपयोगिता की वजह से, ठीक है। तो दोनों एक नहीं है। इसके अलावा उपयोगिता के प्रकार हैं, प्रारंभिक उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता। अब आप देखें, हमने आपसे बताया था एक दिन कि प्रारंभिक उपयोगिता, इसको घुमाते क्या सोच रहे हैं, तो क्या करता है। देखो, हमने तुमसे बताया कि प्रारंभिक उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, इतना हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं उपयोगिता के। प्रारंभिक उपयोगिता हम उस उपयोगिता को कहते हैं जो हमें पहली इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। अर्थात प्राइमरी जो इनिशियल यूटिलिटी है, प्रारंभिक उपयोगिता है, वो हमें प्राप्त होती है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ द आइटम विच इज बीइंग कंज्यूम्ड। जो आप खा रहे हैं उसकी पहली इकाई खाते हुए क्या मिलता है, प्रारंभिक उपयोगिता। जैसे मान लो कि यहाँ हम यूनिट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यूनिट्स लिखते हैं। पहली इकाई का उपभोग आप करते हैं और यहाँ इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, यहाँ टोटल यूटिलिटी और यहाँ औसत उपयोगिता, ठीक है।
पहली इकाई से उपभोग 0 इकाई रहती है तो सब कुछ क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। पहली इकाई का उपभोग करोगे, मान लो इससे 6 इकाई की उपयोगिता प्राप्त होती है, तो पहली इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो सब कुछ क्या होगा, 6 6 6 होगा। पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता जो होगी वो 6 होगी। 0 से 0 थी, 1 बढ़ा तो ये 6 बढ़ गया, यानी इसकी सीमांत उपयोगिता 6 हो जाएगी। तो कुल उपयोगिता भी 6 रहेगी, औसत उपयोगिता भी क्या रहेगी, 6 रहेगी। इसी को हम कहते हैं प्रारंभिक उपयोगिता। क्या कहते हैं, प्रारंभिक उपयोगिता। ठीक है। इसके बाद हमने आपसे बताया है कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, जब तो शुरू में हो सकता है शुरू में उपयोगिता उसकी बढ़े थोड़ा देर के लिए। सीमांत उपयोगिता के बारे में कहा जाता है कि सीमांत उपयोगिता अंततः घटती जरूर है, लेकिन शुरू में हो सकता है बढ़े। तो मान लो 6 से बढ़ के क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ कुल उपयोगिता क्या हो गई, 8 और 6 14। औसत उपयोगिता क्या हो गई, 14 भागे 2 बराबर 7। तो हम औसत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, कुल उपयोगिता में उपयोग की गई इकाइयों से भाग देकर। ठीक है। फिर ये तीसरी इकाई से अब उपयोगिता घटने लगती है, 6 हो गई, यहाँ 14 6 20 हो गई। और यहाँ फिर 3 का भाग देंगे, 3 6 18 और 3 6 18। फिर चौथी इकाई का उपभोग करेंगे, क्या हो जाएगी 4, यहाँ 20 4 24 और ये हो जाएगी 6। फिर पांचवी की करेंगे 2 26 और 5 25 25 5 दूनी 10। और फिर ये हो जाएगी, छठी इकाई करोगे तो 0 हो जाएगी, ये 26 ही रहेगी। और ये क्या हो जाएगी, फिर 7वीं करोगे तो -2, ये हो जाएगी 24 और ये हो जाएगी 7 तेरी 23, कुछ इस तरह से आएगा। ये विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताएं हैं और ये विभिन्न प्रकार हैं, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता। ठीक है। यहाँ आपने देखा कि पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को हम प्रारंभिक उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। सीमांत उपयोगिताओं के योग को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। और टोटल उपयोगिता तथा नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्स के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत उपयोगिता। ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से अगर देखें तो इनके बीच का रिलेशन भी बहुत साफ साफ दिखेगा कि जब सीमांत उपयोगिता 6 से 8 हो रही यानी बढ़ती है, तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। और पहले 0 में 6 ऐड हुआ, फिर 6 में 8 ऐड हुआ। इसका मतलब बढ़ने की दर कैसी है, बढ़ती हुई। पहले 0 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ और फिर 8 ऐड हुआ। तो रेट ऑफ जो इंक्रीज है वह कैसा है, बढ़ने की दर जो है बढ़ती हुई है, इंक्रीजिंग रेट है। फिर इसके बाद देखो जब ये घटने लगती है तब भी कुल उपयोगिता बढ़ती तो है, लेकिन बढ़ने की दर कैसी होती है, घटती हुई। 8 के बाद 6 ऐड होता है, 4 ऐड होता है, 2 ऐड होता है, घटती हुई होती है। और जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। ठीक। और जब सीमांत उपयोगिता माइनस हो जाती है तब कुल उपयोगिता घटती है लेकिन धनात्मक रहती है। औसत उपयोगिता देख लीजिए, जब सीमांत उपयोगिता बढ़ रही होती है, 0 6 8 होती है, तब औसत उपयोगिता से अधिक होती है ना। 6 7 है, ये 6 8 है। जब ये घटने लगती है तब औसत उपयोगिता क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। ठीक है। लेकिन ये कभी भी माइनस नहीं होती है, औसत उपयोगिता कभी भी माइनस नहीं होती है। तो यह इस टेबल को अगर आप ग्राफ में बनाएं तो आप देखें कि ये टेबल ग्राफ में कैसे बनेगा। यहाँ नहीं आ रहा होगा ना,
देखो हाँ, अब हम इस टेबल को हम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट आपने टेबल में देखा एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट वो ग्राफ भी बताएगा जिससे आप बनाएंगे। यहाँ अगर हम बताना यहाँ इसको है अच्छा इधर कट यहाँ अगर हम यूनिट लिख देते हैं मान लो और यहाँ यूटिलिटीज दिखा देते हैं, यहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ x, यहाँ y। अब हम कह रहे हैं कि पहले सीमांत उपयोगिता शुरू में बढ़ती है, ये हमने बढ़ा दिया, फिर घटने लगती है, यहाँ जाके शून्य हो जाती है, उसके बाद माइनस हो जाती है। ठीक है, जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। ये चेंज का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा रहेगा, स्लोप ये रहेगा। और जब ये घटती है तब ये बढ़ती है, लेकिन बढ़ने की दर कैसी होगी, और जब ये शून्य होता है तब ये अधिकतम होता है। तो हमको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इसे कहाँ तक जाना है, ये ठीक है। और जब ये ऋणात्मक हो जाती है तब ये घटने लगती है, लेकिन धनात्मक रहती है। तो ये टोटल यूटिलिटी का जो शेप आपने देखा वो इस तरह बनता है, और एकदम एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट है जो आपने टेबल में देखा है। ठीक है, औसत उपयोगिता क्या है, जब तक सीमांत उपयोगिता घटती है बढ़ती है तब तक सीमांत के नीचे रहती है ये, लेकिन जब सीमांत घटने लगती है तब औसत उससे ऊपर हो जाती है, और लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो इस तरह ये सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता और कुल उपयोगिता और प्रारंभिक उपयोगिता का डिटेल है जो आपने देखा। ठीक है, हो गया, मिटाएं इसको, चलो। अब देखो इसमें क्या है कि ये कॉन्सेप्ट हमको पता हो जाने की वजह से कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर पता हो जाने के कारण ही हम बहुत सारी समस्याओं का हल कर पाए। जैसे एक तो सबसे बड़ी समस्या थी वाटर डायमंड पैराडॉक्स, पानी और हीरे का विरोधाभास। ये कहा जाता था कि सामान्यतः तो यह है कि भाई जो चीज़ ज़्यादा उपयोगी है उसे ज़्यादा महंगा होना चाहिए। तो हीरे और पानी में ज़्यादा उपयोगी क्या है, लेकिन महंगा क्या था, हीरा। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन जब हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर जाना और ये जाना कि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उसके कुल उपयोगिता पर नहीं बल्कि उसकी सीमांत उपयोगिता पर होता है, तब समझ में आया कि क्यों पानी सस्ता है और हीरा महंगा है। हीरा चूँकि सप्लाई में बहुत सीमित है इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत देर में जाकर के शून्य होती है, इसलिए वो बहुत महंगा है। और पानी जो कि बहुत ज़्यादा है इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत जल्दी ही क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, और इसलिए उसका मूल्य कम है। तो सीमांत उपयोगिता की जानकारी होने से हमको यह फ़ायदा हो गया कि हम पानी और हीरे के विरोधाभास की व्याख्या कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये हुई कि सीमांत को जान लेने से उपभोक्ता के बचत की व्याख्या हम करने लगे। कहते हैं कि जो हम देने को तैयार होते हैं, जो वास्तव में देते हैं, उसी के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। विलिंगनेस टू पे एंड एक्चुअल पेमेंट। तो हमारी जो विलिंगनेस होती है वह उपयोगिता के कारण होती है, वैल्यू इन यूज़ के कारण होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता के नाते उसके लिए हम कुछ देने को तैयार होते हैं, लेकिन देते उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर हैं, इसलिए जो देते हैं वो कम रहता है, देना चाहते हैं वो ज़्यादा रहता है। उसके अंतर को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस उपयोगिता विश्लेषण में हम दो सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, एक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में मार्शल, बोल्डिंग
चैपमैन, सब ने एक बात कही कि जब किसी वस्तु की आप अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो धीरे धीरे उनसे मिलने वाली सीमा उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है, और इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। बोल्डी ने कहा कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो अंततः उसकी सीमांत उपयोगिता अवश्य घटती है। अंततः का मतलब यही, अभी जो आपने पीछे देखा कि हो सकता है शुरू में क्या हो जाए, बढ़े तो एक सीमा के बाद गिरेगी। ये जो आपने देखा बोर्ड, ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की ही व्याख्या है वास्तव में, अलग से कोई इसकी व्याख्या नहीं है। ये जो चित्र आपने देखा सीमांत उपयोगिता वाला, ये किसकी व्याख्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की ही व्याख्या है। तो ये पूरे उपयोगिता विश्लेषण की व्याख्या में या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या के पहले बहुत सारी मान्यताएं हैं। देखिए, और ये मान्यताएं ही आप कह सकते हैं किसी कमजोरियां भी हैं। जैसे ये माना गया कि उपयोगिता मापी जा सकती है, और आपने देखा कि फिशर ने कहा कि इसको हम यूटिल्स में माप सकते हैं, और इसको मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। मुद्रा की खुद सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, उपभोग लगातार होता है, उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई गुण और मात्रा में समान होती है, उपभोग की जाने वाली वस्तु की जो इकाई है उसका आकार सामान्य होता है, उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, आदत, आय आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इतनी सारी मान्यताएं अगर आप स्वीकार करके कोई सिद्धांत बनाएंगे तो सिद्धांत वैसे ही फेल है, समझिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी संभव नहीं है। अब आप कहते हैं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो, रुचि में परिवर्तन न हो, स्वभाव में परिवर्तन न हो, ये संभव है क्या? ये सब तो बदलता रहता है, लेकिन फिर भी इस मान्यता के साथ हम उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए उपयोगिता विश्लेषण की व्याख्या करते हैं। तो ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ये हमारी मान्यताएं हैं। अभी हम इसका कोई विरोध नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो अब जब हमने देख लिया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है, तो हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को कैसे हम उपयोग करते हैं और कैसे हम उससे मांग नियम को व्युत्पन्न कर सकते हैं। सवाल आपको आता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं, आप इससे मांग के नियम को कैसे व्युत्पन्न करेंगे, यही ना? तो अब आप देखें कि टेबल तो वही है, पीछे जो आपने बनाया हुआ है उसमें कुछ करना नहीं है। तो ये आपकी सीमांत उपयोगिता है। जब आप पहली इकाई का उपभोग करते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ सीधे ही बना देने की जरूरत है, ठीक है, ये सीमांत उपयोगिता। अब ये मान लीजिए कि आपने ये जब पहली इकाई का उपभोग करते हैं इतनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी से इतनी प्राप्त, तीसरी से इतनी प्राप्त होती है। और हम अच्छे से जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में px किसके बराबर होता है? इसका मतलब यह है कि हर जगह हम उसके बगल में p1 लिख सकते हैं, यहाँ p2 लिख सकते हैं, और यहाँ p3 लिख सकते हैं, और यह म्यू को ही हम क्या लिख सकते हैं? डिमांड। इसका मतलब जो सीमांत उपयोगिता रेखा होती है इज आल्सो नोन एज डिमांड लाइन, और MUX जो है 1 2 3 ये हम क्या हो जाएगी? कीमत। इसका मतलब हम इसी को एज इट इज मांग रेखा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके बगल में एक दूसरी रेखा बना दें, थोड़ा ज़्यादा नंबर पाने के लिए। इसी रेखा को यहाँ हमने ऐसे बना दिया, उसको हमने डी कर दिया, इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसे, और इसको हमने P1 लिख दिया, इसको P2 लिख दिया, इसको P3 लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, इसको, और इसको हमने डी कर दिया। तो ये मांग रेखा इससे व्युत्पन्न हो गई
बिना कुछ किए, बिना किसी प्रयास के। यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का बिल्कुल विस्तार से विश्लेषण है। अब आप देखें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचना क्या है। आलोचना वास्तव में जितनी मान्यताएं स्वीकार की गई वही इसकी आलोचना है। अलग से किसी को कोई आलोचना बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कहा गया कि मुद्रा उपयोगिता को मापा जा सकता है। एक तो यही गलत बात है कि उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, माप नहीं सकते। कहा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, तो आप जानते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि मुद्रा का मूल्य बदलता रहता है। महंगाई कैसी होती है, बदलती रहती है, तो मुद्रा का मूल्य भी बदलता रहता है, इसलिए हम इसे स्थिर नहीं मान सकते। आय, रुचि और फैशन में परिवर्तन को स्थिर मान लिया गया, जो संभव नहीं है। तो जितनी भी मान्यताएं स्वीकार की गई वह व्यवहारिक नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से उन मान्यताओं पर अगर कोई सिद्धांत खड़ा होता है तो उसकी वैलिडिटी पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा सिद्धांत है समसीमांत उपयोगिता का नियम। क्या है, कैसे इसकी आप व्याख्या करते हैं, कैसे उससे आप मांग के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं, हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।